द ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। ये बात 2019 में जिस समय उरी अटैक हुआ था, उस समय ये बात काफी चर्चा के अंदर थी कि हम लोग खून और पानी को एक साथ बहने नहीं दे सकते हैं। या तो तुम पानी ले लो, या फिर अगर खून खराबा करते हो तो उसी तरीके से हम तुम्हारी बातों का जवाब देंगे। हाल ही में पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इसको लेकर भारत ने 5 कड़े फैसले किए हैं और उन 5 फैसलों की वजह से पाकिस्तान की 80% जो आबादी, जो कि खास तौर पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, वो कहीं ना कहीं अब भूखे मरने की कगार पर आ सकती है। पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर 18% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसी 18% जीडीपी के ऊपर 63% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। और जो 80% जीडीपी है, उसका 80% आज इंडस जो रिवर है उससे कहीं ना कहीं इरिगेशन को, एग्रीकल्चर जो है उसको वो कहीं ना कहीं जो है वो उपजाता है अपने पाकिस्तान के अंदर। क्या होगा पाकिस्तान का अगर इंडस रिवर वहां पर बहना बंद कर दे? क्या होगा पाकिस्तान का? क्योंकि जो पाकिस्तानी आज रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत के अंदर आए हुए हैं, लगभग 16,000 के आसपास, उनका क्या होगा? आज पाकिस्तान ने सार्क देशों के नाम पर बहुत सारे वीजा अलॉट करवा रखे हैं, उनका क्या होगा? आज बहुत सारे पाकिस्तानी आज भारत के अंदर हैं, लेकिन ये तमाम घटनाक्रम को देखते हुए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। आगे आने वाला समय बहुत ही सेंसिटिव और कड़ा होने वाला है, और उस समय को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने लिए बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये आज के 5 फैसले जो है वो बड़ा आपको एक माइंड मैप जो है वो देकर जाएंगे। सबसे अंतिम में जो मैं बात बताने वाला हूं, 5वां जो फैसला है वो बड़ा जबरदस्त है, जिसको सुनकर लगेगा कि वाकई में इंडियन गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त जो है एक्शन लिया है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में यह बताया था कि भारत के पास में 2 रास्ते हैं। या तो वो अपनी एयरफोर्स को और आर्मी को तैयार करे और पूरा का पूरा पीओके जो है उसको खाली करवा ले, इतनी जबरदस्त बमबारी की जाए कि पीओके का क्षेत्र खाली हो जाए, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको भारत आना है वो भारत आ जाए। दूसरा ऑप्शन भी मैंने बताया था कि एक इनडायरेक्ट तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक तरीके से हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। जो मैंने दूसरी बात आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, उसका रिजल्ट जो है वो यही लेक्चर है, क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट ने अपने स्टेप्स के अंदर लिया है। तो चलिए, खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकता है। जिस समय उरी अटैक हुआ था 2019 में, उस समय मोदी जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, एक साथ नहीं बह सकते हैं। मेरे पीछे जो आप लोग डैम देख रहे हैं, यह है मंगला डैम, जो कि पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। इस मंगला डैम से पाकिस्तान बिजली का उत्पादन करता है। हमने अगर सिंधु नदी को रोक दिया तो बिजली का उत्पादन कहां से होगा? कैसे काम करेंगे आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? साथ ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बड़ा इससे इफेक्ट करने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले फैसले की बात करते हैं, और पहले फैसले के अंदर यह है कि इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान के अंदर बहती है, पाकिस्तान के अंदर उसकी ट्राइब्यूटरीज, सहायक नदियां भी बहती हैं, तो उसकी जितनी भी नदियां हैं उनको रोक दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर बहने से। लेकिन इसके लिए हमने एक समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था 1960 के अंदर, 1960 में, जो कि 1961 से इफेक्ट के अंदर आया था। 1960 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था। समझौता यह हुआ था कि सिंधु नदी जो बहती है, इसको लेकर हम लोग आपस में विवाद नहीं करेंगे। इन 3 नदियों का पानी आप लोग रखेंगे और बाकी 3 का हम लोग रखेंगे। अगर कहीं पर कोई भी विवाद होता है तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, इंटरनेशनल हेल्प से इस समझौते को, जितना भी विवाद है, उसको सुलझा लेंगे। पाकिस्तान यह चाहता है कि इस घरेलू मुद्दे को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं। तो चिंता मत करिए, हम लोग भी तैयार हैं। तो पहले हम लोग फैसले की बात करते हैं जो कि भारत सरकार ने लिया है पहलगाम अटैक के बाद में। पहला फैसला यह है कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने के तक 1960 की जो सिंधु जल संधि स्थगित जो है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। समझौता जो था उसको स्थगित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की 80% खेती जो है, जो एग्रीकल्चर होता है, जहां पर भूमि पर एग्रीकल्चर की जाती है, वहां पर इंडस जो रिवर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके पानी पर वो निर्भर है। इस पानी का 93% जो हिस्सा है एग्रीकल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। आप सोचकर देखिए, 93% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिपेंड करती है इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों पर।
क्या संभव हो पाएगा कि पाकिस्तान खेती करे? साथ ही के अंदर 23% जीडीपी के अंदर योगदान जो है वो एग्रीकल्चर करता है, जिस पर 68% जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान की आबादी जो है उस पर निर्भर करती है। साथ ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट जो कि इंडस रिवर से ही चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और पाकिस्तान वाले बाद में याद करेंगे कि देखिए यहां पर पहले जो है वो पानी हुआ करता था और अब जो है यहां पर पानी नहीं है, सूख गए हैं हमारे पावर प्रोजेक्ट, है ना। उनके पावर प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर गए हैं, सूख गए हैं, ठीक है। इससे उनके फूड ग्रेन्स के अंदर क्या आएगी, गिरावट आएगी। थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में समझते हैं। देखिए कि सिंधु नदी जो है उसकी सहायक 5 और नदियां हैं। इनमें से इंडस रिवर की बात करें, सिंधु नदी, और सतलज की बात करें, दोनों का जो उद्गम होता है वो भारत के बाहर से होता है, भारत के बाहर से ये आती हैं। इसका मतलब है कि वो नेपाल या चाइना के थ्रू आती होंगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडस रिवर का लगभग 8% हिस्सा जो है वो कहां पर है, चाइना के अंदर है। तो 2 नदियां हमारे पास में है जो कि बाहर से निकलती है, एक तो है सिंधु और एक है सतलज। इसके बाद में जो सिंधु है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। झेलम जो कि पाकिस्तान और भारत की सीमा को बनाती है, खासतौर पर पीयूके से गुजरती है। झेलम जो है वो चेनाब की एक सहायक नदी है, तो झेलम यहां पर आकर चेनाब के अंदर आकर मिलती है। चेनाब जो है फिर जाकर रावी के अंदर मिलती है और रावी जो है वो सतलज के अंदर जाकर मिलती है। यहां पर आप लोग 3 नदियां हैं। जैसे झेलम को आप लोग देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, जबकि चेनाब, रावी और व्यास ये तीनों नदियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, जबकि सतलज तो इंडिया से बाहर है। एग्रीमेंट ये होता है कि इसमें सिंधु है, झेलम है और चेनाब है, इसका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और रावी, व्यास और सतलुज इसका पानी भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने यह भी कहा कि ये जो 3 नदियां हैं, इंडस है, झेलम है और चेनाब है, इन तीनों में से 80% जो पानी है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% का उपयोग जो है वो इंडिया करेगा, जबकि नीचे वाली जो 3 नदियां हैं इनका पूरी तरीके से उपयोग कौन करता है, इंडिया ही करता है। एक एग्रीमेंट जो है वो 1960 के अंदर किया गया था आयूब खान और नेहरू जी के बीच में। अब आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, क्योंकि वहां से भी रिवर जो है 8% जो हिस्सा है वो कहां से गुजरता है, चाइना से। अफगानिस्तान के अंदर भी 6% जो हिस्सा है इस पूरी रिवर सिस्टम का वो वहां पर 6% है। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो 38% भारत के अंदर है और 48% पाकिस्तान के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा परसेंट जो है, प्रतिशत, वो पाकिस्तान के अंदर इन नदियों का बहाव क्षेत्र है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये 38% है जहां से ये नदियां निकल रही हैं। अगर इस 38% ने कुछ कमाल कर दिया, नदियों को रोक दिया, तो पाकिस्तान जो है उसकी भूखों मरने की हालत आ जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को दिया कि आप लोग जो है वो इसके लिए लोन ले लीजिए, तो भारत ने इसको लोन दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, कनाडा ने दिया, वेस्ट जर्मनी दिया, न्यूजीलैंड ने दिया, यूनाइटेड किंगडम ने दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया। इन तमाम देशों ने आज पाकिस्तान को लोन दिया ताकि आप लोग, आपके पास में पैसा तो नहीं है क्योंकि आपको पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाने हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने हैं, आपको एग्रीकल्चर के अंदर ग्रो करना है, तो पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं था। पाकिस्तान के पास में पहले से ही आईएमएफ का लोन चल रहा था, वर्ल्ड बैंक का लोन चल रहा था, इसलिए उन्होंने देने से इनकार किया और फिर ये दूसरे देशों के पास में गए कि हमारे पास में पैसा नहीं है, तुम थोड़ा सा फंड करो। भारत ने भी कहा कि ठीक है, तू मेरा ही बच्चा है, मुझसे ही अलग हुआ है, तो एक पिता जो है वो अपने बच्चे को छोड़ता तो है लेकिन नजर रखता है कि वो क्या कर रहा है, और उसके तहत पैसा जो है वो भारत ने दिया। और भी कई देशों ने पाकिस्तान को पैसा दिया ताकि वो इस पानी का उपयोग कर सके, वहां पर प्लांट्स, पावर प्लांट जो है वो लगा सके। पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। दूसरा फैसला ये है, अब देखिए क्या इससे इफेक्ट हो सकते हैं उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा फैसला है कि अटारी और वाघा जो बॉर्डर है, जहां से दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। हमको जरूरत नहीं थी पाकिस्तान में जाने की, लेकिन पाकिस्तान के रिश्तेदार यहां पर थे। हम लोग अगर बात करें कि 2022 के अंदर लगभग 16,000 के आसपास पाकिस्तानी नागरिक जो है इसी रास्ते से भारत के अंदर आए थे, लेकिन अब उनको यह कहा गया है कि 1 मई से पहले वापस लौट जाइए। जिनके पास में अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले ही बॉर्डर को पार कर चुके हैं, तो फिर 1 मई से पहले आ जाइए। इसीलिए हमने समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन जो है वो चलाई थी ताकि पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान के बीच में आवाजाही हो सके। जिस समय
उरी अटैक हुआ था उस समय हमने व्यापार बंद कर दिया था पाकिस्तान के साथ में, छोटा मोटा व्यापार, चमड़े का व्यापार, यह हम लोग पाकिस्तान के साथ में करते हैं। कोई बड़ा व्यापार पाकिस्तान के साथ में आज नहीं होता है, और रही कहीं कसर आज इन फैसलों ने और कर दी है। जरूरी था पाकिस्तान के लिए कदम उठाना। चलिए तीसरा फैसला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सार्क कंट्रीज, साउथ एशिया के अंदर, दक्षिणी एशिया के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर जो है वीजा फ्री करेंगे आपस में। जिसमें पाकिस्तान का ये कहना था कि हमारे रिश्तेदार जो है, रिलेटिव्स, वो आज भारत के अंदर रहते हैं, हमको उनसे मिलने जाना पड़ता है और हम भारत के अंदर जाएंगे। भारत ने कहा कि ठीक है तुम मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन यहां पर आकर उन्माद मत करना, यहां पर आकर आतंकवाद मत फैलाना। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान को पता तो था कि आतंकवादी हैं हम लोग, लेकिन भारत में आकर ऐसा नहीं करेंगे। वो वादा टूटा और सार्क के तहत जो भी वीजा दिया गया था उस वीजे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और ये कहा इसकी मियाद जो है वो कंप्लीट होगी और 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तानियों को जिनको भी सार्क के तहत वीजा दिया गया है, फ्री वीजा की सर्विस दी गई है। चौथा फैसला, दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तानी उच्चायोग है, हाई कमीशन है, वहां पर जितने भी मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं उनको वहां से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और वो है पर्सोना नॉन ग्रांट। पर्सोना नॉन ग्रांट के अंदर अवांछनीय, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, जबरदस्ती यहां पर माल तोड़ रहे हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर भेज दिया जाएगा कि यहां पर रहने की आपकी आवश्यकता नहीं है, आप मिलिट्री के पर्सोनेल्स हैं, अपने देश के अंदर जाइए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोना नॉन ग्रांट जो है वो कहा जाता है। तो ये कहा है कि जितना भी स्टाफ है उनको वापस से भेज दिया जाएगा और हम लोग उसको जीरो जो है वो मान लेंगे। पांचवा फैसला देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों जितने भी हाई कमिश्नर हैं, वहां पे कर्मचारी जितने भी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी संख्या घटकर लगभग 30 तक रह जाएगी, क्योंकि 55 है। ठीक है, 1 मई 2025 तक ये प्रभावी होगा, उससे पहले पहले सेटलमेंट हो जाना चाहिए। बात यह है कि कुछ समय बाद ये जितने भी हाई कमीशन हैं ये सारे खाली हो जाएंगे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई कमीशन हैं, जहां पर भारतीय ऑफिसर्स तैनात हैं, उनको बुला लिया, बोला तुम आ जाओ, यहां पर तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान नहीं कर सकता है, भारत में आ जाओ। ठीक है, ये 5 फैसले लिए गए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। भारत को बिल्कुल सही कदम ये उठाए हैं और ये उठाना चाहिए था। इसके रिजल्ट ये हो सकेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, दुनिया को ये पता लगेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से, किस नक्शे कदम पर आज जो है वो आतंकवाद को फैला रहा है, जिसके तहत भारत ने आज पूरी सप्लाई रोक दी है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं कि अमेरिका और रूस में क्या फर्क है। जिस समय पहलगाम का अटैक हुआ उस समय अमेरिका ने यह कहा कि हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, हम लोग इस दुख की घड़ी के अंदर भारत के साथ में हैं। वहां पर रूस, वो देश जिसने भारत को सबसे पहले एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, जिस समय हम लोग को फ्रीडम मिली थी 1947 के अंदर, उस समय एज ए कंट्री भारत को सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था वो रशिया ने किया था। रशिया ने कहा कि भारत आज चाहे पाकिस्तान के ऊपर युद्ध कर दे, वॉर डिक्लेयर कर दे, तो चाहे वॉर की स्थिति हो या फिर शांति की स्थिति हो, हर तरीके से राजनीतिक युद्ध, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम भारत के साथ में हैं। यह रशिया का बयान था और उसका हमने तहे दिल से स्वागत किया। वो कह रहा है कि तुम युद्ध करोगे तो भी हम लोग भारत के साथ में हैं, हम लोग कभी भी जो है वो हटेंगे नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध हुए, 1965, 1971, 1999। 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाया और 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुआ। हमने कभी भी ऐसे जितने भी समझौते थे उनको रद्द नहीं किया था, लेकिन अब जाकर ये फैसले किए गए हैं। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी 1971 के अंदर, उस समय कारगिल वॉर के समय भी, उस समय अमेरिका और तमाम देशों ने भारत से किनारा कर लिया था, लेकिन एकमात्र देश रशिया था जिसने यह कहा था कि हम लोग भारत के साथ में हैं। इसीलिए जितने भी सैंक्शंस थे वो अमेरिका और उसके पिछलग्गू चमचे देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रशिया ने कहा था कि हम लोग कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हम लोग इस समय जो है वो भारत के साथ में खड़े हैं, इसलिए हम लोग रशिया को मित्र कहते हैं। आज हम लोग टोटल ऑयल इंपोर्ट जो है वो आज रशिया के साथ में इसी वजह से करते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी और बिल्कुल हमने इसको अच्छी तरीके से रीडिफाइन किया है। बात समझ में आ गई है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तो मैंने यही तो कहा था कि हम लोग रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाते हैं। अगर कंटेंट आप लोगों तक पहुंच गया है तो चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये सेशन, ये चैनल, ये आपका है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। आपका क्या विचार है जरूर मुझे बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।